नमस्कार, वेलकम बैक टू हंत ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रशियन रिवॉल्यूशन के फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप पहले के 3 पार्ट मिस भी कर देंगे तो एक बार काम चल जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत समराइज फॉर्म में रखा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत मजा भी आएगी। तो सीधे चलते हैं इस पार्ट पे। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, क्योंकि लेनिन को ये डर था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर सकती है, तो इसलिए जो करना है वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो जल्दी करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने सारे सपोर्टर्स को बुलाया कि अगर आप आर्मी में हैं, इंडस्ट्री में हैं, पीजेंट्स हैं, कहीं भी हैं, किसी भी सोर्स में हैं, और अगर आप बोल्शेविक के सपोर्टर्स हैं, बोल्शेविक सपोर्टर्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप आइए, कलेक्ट होइए और मिलकर इसके खिलाफ एक रिवॉल्यूशन करते हैं और ये गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। ये सब कुछ बहुत सीक्रेटली हो रहा है, किसी को पता नहीं है। ये खाली बोल्शेविक वाले जान रहे हैं कि ऐसा कुछ वो प्लान कर रहे हैं, लेनिन ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं। इसमें एक कंफ्यूजन आगे होने वाली है आपको, इसलिए मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूं। कंफ्यूजन ये होगी कि पेट्रोग्राड सोवियत ने ही गवर्नमेंट बनाई है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, और वही पेट्रोग्राड सोवियत अब इस समय बोल्शेविक के साथ मिलेगा और गवर्नमेंट गिराएगा भी। तो अब ये आपको कंफ्यूजन होगी कि जिसने गवर्नमेंट बनाई है वो ही सोवियत गवर्नमेंट गिराएगा क्यों। तो देखिए, इसको समझना ऐसे, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री मैन, बिजनेसमैन लोगों ने मिल करके पेट्रोग्राड सोवियत को बनाया था। अब सबके सब तो पावर में है नहीं, उसमें से कुछ जो इन्फ्लुएंशियल रहे होंगे वही पावर में है, बाकी इग्नोर्ड है। तो जो ये इग्नोर्ड सेक्शन है और उसमें भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं है, वो पेट्रोग्राड सोवियत का हिस्सा जो है वो बोल्शेविक के साथ जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दीजिए। तो अब आते हैं इस पे। तो लेनिन ने क्या किया, बोल्शेविक सपोर्टर्स को कलेक्ट किया कि आइए एक प्लान बनाते हैं और उसके खिलाफ कुछ किया जाए। तो 16 अक्टूबर को पेट्रोग्राड सोवियत, देखिए पेट्रोग्राड सोवियत आ गई और बोल्शेविक, इन दोनों में एक दोस्ती हो गई। मतलब इसके कुछ हिस्सों में, इसके कुछ लोगों में और बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स में दोस्ती हो गई, और इन्होंने बात की कि अब एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लाना चाहिए, अक्टूबर रिवॉल्यूशन लाना चाहिए और उसको खत्म करते हैं। तो इसके लिए बनाई गई एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी। मतलब वो मिलिट्री का तबका, मिलिट्री का वो हिस्सा जो बोल्शेविक सपोर्टर्स था, उनको कलेक्ट किया गया, उनकी एक कमेटी बनाई गई कि यही लोग लड़ाई करेंगे। किसके अंडर में? अंडरशिप ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की। इनके अंडर में क्या करेंगे, ये लीडर होंगे, और इनके अंडर में मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ही सब जगह को ओवरटेक करेगी, सब जगह को अटैक करेगी। ये वो प्लान है जो सीक्रेटली चल रहा है, अभी किसी को बताया नहीं गया। अब क्या हुआ, लेनिन ने कहा पूरा प्लान तो बना लिया कि यही कमेटी है जो सब कुछ ओवरटेक कर लेगी और ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। लेकिन उन्होंने कहा भाई हम होंगे कामयाब, लेकिन किस दिन होंगे अभी नहीं बताया। हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन वो एक दिन कौन सा हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि डेट को रखा गया सीक्रेट। लेनिन ने डेट को सीक्रेट रखा कि कहीं इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, गवर्नमेंट कोई एक्शन ना ले ले, इसलिए क्या रखते हैं, डेट को हम लोग रखते हैं सीक्रेट। तो डेट क्या है अब पता चल ही जाएगा अगली लाइन में। डेट है वो 24 अक्टूबर की, जब प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय, केरेंस्की जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उनको लगा कि ये जो लेनिन है, ये जो बोल्शेविक है, ये कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है। क्या प्लान कर रही है पता नहीं, कब प्लान कर रही है पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तैयारी हो रही है बहुत भयंकर। तो उसके लिए क्या क्या इन्होंने समन और ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया, समन कर दिया ट्रूप्स को कि आपको इस स्थिति संभालनी। और संभालने के लिए जो गवर्नमेंट के फेवर वाली ट्रूप्स थी, उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको ओवरटेक कर लिया। कॉमन सेंस लगा के किया कि अगर कोई मीटिंग होने वाली होगी, कुछ होने वाला होगा, तो उन्हीं बिल्डिंग्स या उन्हीं ऑफिसेज में होगा जहां बोल्शेविक का कंट्रोल है, तो उसको ओवरटेक कर लिया। जो न्यूज़पेपर और टेलीफोन वाले सेक्टर्स जहां जहां पे बोल्शेविक का कंट्रोल था, जो बोल्शेविक्स के अंडर में थी, वहां पे उन्होंने उन बिल्डिंगों को सील कर लिया कि कुछ ना कुछ जो भी होने वाला है, क्या होने वाला तो वो तो पता नहीं, जो भी होने वाला है अगर होगा तो यहीं से होगा, तो एक काम करते हैं इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन तब तक होता क्या है, जो हमारी मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी ऊपर, वो क्या करती है, अब वो एक्शन में आ जाती है और गवर्नमेंट ऑफिसेस को ओवरटेक कर लेती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे कब्जा कर लेती है और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने लगती है। इसी बीच जो मिलिट्री के फेवरर्स यानी बोल्शेविक के फेवरर्स जो समुद्र में है, समुंदर में है, नेवी में है, उनको क्या किया जाता है, कहा जाता आइए। तो एक शिप ऑरोरा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको विंटर पैलेस की तरफ बुला लिया गया है, विंटर पैलेस को ओवरटेक करने के लिए। और कई सारी शिप्स और सबमरीन्स भी आती है इस अटैक में, रिवॉल्यूशन में हिस्सा लेने, जो बोल्शेविक के साथ थी। तो रात तक क्या हुआ, एमआरसी के अंडर में शहर कंट्रोल में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स जो है, बहुत सारी सोवियट्स बनी थी ना, तो उनके ऊपर जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पेट्रोग्राड में हुआ, पेट्रोग्राड सिटी में, यानी जो बोल्शेविक्स ने रिवॉल्यूशन किया, इसको जस्टिफाई कर दिया, कह दिया कि जो बोल्शेविक ने किया है वो सही किया है। तो अब बोल्शेविक खुश, क्योंकि उनका पावर भी उनके पास आ गई और उनको सपोर्ट भी मिल गया लोगों का कि भाई देखिए लोग हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब बात आती है, तो सिर्फ एक एरिया, पेट्रोग्राड एरिया की बात है, बाकी जगहों पे क्या हुआ रशिया में,
तो बाकी जगह पे भी कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, कई जगह वो वायलेंट हो गए, जैसे मॉस्को में अच्छा खासा वायलेंट हुआ, काफी स्ट्राइक, काफी लड़ना पड़ा उसके लिए। लेकिन दिसंबर आते आते तक पूरा जो रशिया था ये आ गया बोल्शेविक के कंट्रोल में, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन यहां हो गया सक्सेसफुल। अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल तो हो गया, अब उसके बाद आफ्टर अक्टूबर क्या क्या हुआ, क्या क्या उस रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स आए, और क्या क्या इन्होंने नए नए डिसीजन लिए। जो लेनिन की अप्रैल थीसिस थी वो तो लगभग पूरी अप्लाई कर दी। इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, ज्यादातर मोस्टली इंडस्ट्रीज और बैंक्स को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। लैंड को डिक्लेयर कर दिया सोशल प्रॉपर्टी की सोशल प्रॉपर्टी है, और अगर पीजेंट्स चाहें तो नोबल्स का लैंड को कैप्चर कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास। पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज, ये एक नई चीज है। पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज मतलब क्या, जैसे सपोजिंग आपका 4 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, और आपने महल जितना बड़ा घर बना रखा है, तो उसका क्या कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया, उसके हिस्से कर दिया गया कि जितनी आपकी जरूरत है उस हिसाब से घर रखिए। तो एक ये मेजर हुआ। पुराने टाइटल्स को बैन कर दिया गया, सर मैडम जार, ये जितने भी पुराने टाइटल्स थे सबको बैन कर दिया गया। नई यूनिफॉर्म बना दी गई, किसके लिए, आर्मी के लिए और ऑफिसर्स के लिए न्यू यूनिफॉर्म बना दी गई, नए एम्स को दिखाने के लिए, जिसमें एक सोवियत हैट भी इंक्लूड की गई। इसकी पिक्चर आपको आपके बुक में मिल जाएगी। एक सोवियत यूनिफॉर्म भी, एक सोवियत हैट भी इंक्लूड की गई। अब बोल्शेविक पार्टी के बारे में याद है, लेनिन ने कहा था कि नाम बदल लेना चाहिए अपने नए एम्स दिखाने के लिए, तो वो सक्सेसफुल हो गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम पड़ गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे नाम चेंज हो गया। तो ये सारे वो फैसले थे जो नवंबर आते आते तक ले लिए गए। और नवंबर में एक और फैसला लिया गया, जहां पे क्या कराया गया, इलेक्शन कराया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली को चूज करने के लिए, कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं उसके लिए इलेक्शन कराया गया। लेकिन इनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई, तब भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली कुछ दिन तो चली, जनवरी तक चली। जनवरी 1918 में क्या हुआ, इसका उन्होंने लेनिन से कहा कि भाई देखिए हमको आपके आइडिया सही नहीं लग रहे। तो लेनिन ने कहा अगर आपको हम नहीं सही लग रहे तो हमको आप नहीं सही लग रहा है, और उन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया कंस्टिट्यूएंट असेंबली को। जनवरी 1918 आते आते ही डिसमिस कर दिया गया। और उसके पीछे का उन्होंने रीजन दिया, तर्क दिया ये कि अनसर्टेन कंडीशंस में ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कराए गए थे, इसलिए वो उतनी डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि जो ऑल रशियन कांग्रेस है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है इसके हिसाब से, तो वो उनकी मानेंगे और इसको कर दिया डिसमिस। तो ये वो गलत मेजर्स है जो लेनिन लेते जाएंगे, जिसके चक्कर में आगे इनको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। मार्च 1980 में क्या हुआ, इनके जो पॉलिटिकल अलाइज थे, मतलब जो इनके दोस्त थे, इनकी पार्टी के जो फ्रेंड्स थे, अलाइज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना किया था कि कुछ भी करिए लेकिन जर्मनी से दोस्ती मत करिएगा। और इन्होंने क्या किया, जर्मनी के साथ पीस स्टैब्लिश कर दिया। इन्होंने जर्मनी के साथ दोस्ती कर ली, शांति कर ली, पीस कर लिया, जिसका एक बहुत बड़ा इनको इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। और रशिया अब धीरे धीरे इसकी स्थिति ये हो गई, इतना डोमिनेंस बढ़ता गया बोल्शेविक्स का कि रशिया में और कोई पार्टी के इलेक्शंस में, ऑल रशियन कांग्रेस में कोई और सोवियत पार्टी नहीं लेता था, एक ही पार्टी, यही बोल्शेविक पार्टी लेने लगी, यानी हमारी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी पार्ट लेने लगी। और रशिया बन गया वन पार्टी स्टेट, सिंगल पार्टी स्टेट बन गया रशिया, दूसरी कोई पार्टी नहीं, तो इलेक्शंस का कोई मतलब होता नहीं एज सच। ट्रेड यूनियंस इनके कंट्रोल में आ गई, इन्होंने ट्रेड यूनियंस को पार्टी के कंट्रोल में थी, मतलब जो वो ट्रेड यूनियंस जो इनके सपोर्ट में वो चलेंगी, जो सपोर्ट में नहीं है वो नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो धीरे धीरे काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप ही बनता जा रहा है इस समय रशिया। अब एक और चीज हुई अक्टूबर के बाद, वो थी सीक्रेट पुलिस बन जाना, जिसका नाम था चेका। बाद में यही नाम चेंज होकर के ओजीपीयू एंड एनकेवीडी ये नाम पड़ गए उनके। लेकिन कायदे में तो सीक्रेट पुलिस का जो एम होना चाहिए था वो होना चाहिए था पनिश करना और बाकी एक्शंस को लेना, लेकिन इन्होंने अपना मेन एम बना लिया उन लोगों को पनिश करना जो बोल्शेविक के खिलाफ या लेनिन के खिलाफ बोलते हैं। तो अब कहीं ना कहीं रूल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज्यादा गलत होता जा रहा है। और इसके चक्कर में होगी कंट्री में एक सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या है, इसकी पहले पार्टीज को समझ लेते हैं। बोल्शेविक्स को सिविल वॉर में रेड कलर से डिनोट किया गया है, रेड्स बोला जाता है। सोशलिस्ट लोगों को बोला जाता है ग्रीन, और प्रो जारिस्ट मतलब जो जार के फेवर वाले हैं उनको बोला जाता है व्हाइट। अब इन तीनों के बीच में होगी ये सिविल वॉर। लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का जो इनका फैसला था बोल्शेविक्स का कि लैंड को चाहे तो पीजेंट्स ऑक्यूपाई कर ले, लैंड को ले ले, इस फैसले से आर्मी में बहुत सारी टेंशन होने लगी। क्यों? क्योंकि जो आर्मी वाले लोग थे, अब इनकी जहां जमीनें थी तो ये वापस जाना चाहते थे अपने जमीनों पे कि कुछ और लैंड हम भी ऑक्यूपाई कर ले नोबल से, क्योंकि बेसिकली पीजेंट्स वगैरह ही होते थे जो आर्मी में जाते थे। तो इनके मन में ये था कि अगर हमें वापस जाने का मौका मिल जाए तो हम जा करके लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन में अपने लिए भी जमीन ले ले। तो एक आर्मी में थोड़ा सा टेंशन का माहौल होने लगा। दूसरा हुआ क्या, 1918 से लेकर 1919 के बीच में ग्रीन्स एंड
व्हाइट्स ने क्या किया, लगभग आधे से ज्यादा पार्ट ऑफ रशिया को ऑक्यूपाई कर लिया और कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट किसकी है, बोल्शेविक्स की। तो अभी यहाँ पे इसीलिए सिविल वॉर होगी। किसकी मदद से किया इन्होंने, फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स की मदद से इन्होंने क्या किया, आधे से ज्यादा रशिया के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। These troops and Bolsheviks fought civil war। तो इन ट्रूप्स के बीच में, ये ट्रूप्स के बीच में और बोल्शेविक्स के बीच में सिविल वॉर हुई। हालांकि बोल्शेविक जीत तो गए क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट भी ज्यादा था और इनको ज़्यादिस्ट मुस्लिम्स और नेशनलिस्ट का भी बहुत सारा सपोर्ट था। इस चक्कर में ये जीत तो गए सिविल वॉर, लेकिन इसके कंसिक्वेंस ये निकले कि लूटिंग एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। जब कहीं भी वॉर होगी तो जाहिर सी बात है वहां की जो लॉ वगैरह है वो सब टूटेगा ही टूटेगा। तो इस चक्कर में लूट्स बहुत ज्यादा होने लगे और एक्सपेंडिचर वॉर पे इतना हो रहा था कि फेमाइन होने लग गई। तो ये सब एकदम कॉमन हो गए उस टाइम में। व्हाइट्स टुक ओवर हार्श स्टेप्स अगेंस्ट पीजेंट्स। अब क्योंकि देखिए हमने कहा था कि लैंड को सीज कर दिया है पीजेंट्स ने, अब ये व्हाइट्स हैं जो प्रो ज़ायरिस्ट हैं जिनके लैंड सीज हुए, तो इनको कहीं ना कहीं बहाना चाहिए था बदला लेने का और इन्हें मिला इस सिविल वॉर के टाइम पे। इन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने लैंड ऑक्यूपाई किया था उनके खिलाफ बहुत हार्श स्टेप लेना शुरू कर दिया, उनको बहुत बैडली ट्रीट करने लग गए, उनके कईयों को तो मासाकेर कर दिया गया, कईयों को मार दिया गया। तो ऐसा माहौल बनने लगा। जनवरी 1920 आते आते कंट्रोल ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर वॉन ड्यू टू सपोर्ट। जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक के हाथ में वापस से कंट्रोल आ गया। वही पॉपुलर रशियन सपोर्ट के कारण बोल्शेविक के पास वापस से कंट्रोल आ गया। लेकिन खीवा, बोल्शेविक मासक्रेड पीपल इन नेम ऑफ सोशलिज्म। अब ये हुआ कि सब कुछ सही तो नहीं होगा। तो जब ये बोल्शेविक्स लोगों ने वापस रूल करना शुरू किया तो खीवा एक ऐसी जगह है जहां पे इन लोगों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया सोशलिज्म के नाम पे, कि जिनको मार रहे थे खाली एक्सक्यूज दे देते थे कि ये सोशलिज्म के खिलाफ है और इसलिए हमने इनको मार दिया। तो ऐसे करके व्हाइट्स जो थे वो पीजेंट्स को मार रहे थे, ग्रीन्स जो थे वो रेड से लड़ रहे थे और रेड जो थे यानी जो बोल्शेविक्स थे ये उन लोगों को मार रहे थे जो उनके खिलाफ है और नाम दे रहे थे उसको सोशलिज्म का। तो इस तरह से सिविल वॉर चलती रही। अब उसके बाद इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जिस सोशलिज्म के बारे में हम शुरू से चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब क्योंकि सोशलिस्ट सोसाइटी बनी है तो देखते हैं वो जो सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी बनी जिसके लिए हम शुरू से अब तक इतनी मेहनत करते आ रहे हैं। तो मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी क्या हुआ, आफ्टर सिविल वॉर केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। बोल्शेविक ने क्या किया, सिविल वॉर के बाद भी बैंक्स और इंडस्ट्री को नेशनलाइज रखा और जिन पीजेंट्स को लैंड दे दिया था कि आप कैप्चर कर लो, कल्टीवेट करने लगो, उनको भी परमिशन दे रखी है कि आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उस लैंड को कल्टीवेट करना जारी रख सकते हैं। एक सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम बनाया गया जहां पे सेंट्रली पूरे प्लान को कंट्रोल किया जाएगा, मतलब एक जगह से पूरे प्लान को कंट्रोल किया जाएगा और प्लानिंग की जाएगी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इसी चीज पे ऑफिसर्स ने क्या किया, काफी फैक्टर्स को असेस किया, वो रिसोर्सेज ढूंढे जिससे प्लानिंग बेहतर हो सके, ग्रोथ बेहतर हो सके और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करने से ही हुआ क्या, सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम को स्टैब्लिश करने से क्या हुआ ये देखते हैं। सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से हुआ, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, किसी किसी सेक्टर में जैसे स्टील इंडस्ट्री वगैरह में लगभग 100% इंक्रीज हो गया। न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज बनने लगे, पहले 2 ही सिटीज थी इंडस्ट्रियल, अब नई नई इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप होने लगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज लगने लगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो ये तो वो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी थे, जैसे रैपिड प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, लगातार प्रोडक्शन हो रहा, लगातार ग्रोथ हो रही है, इसके चक्कर में क्या हुआ, वर्किंग कंडीशन पुअर हो गई, वर्कर सफर करने लगे, हार्ड लाइफ लिव करने लगे। क्यों, सपोजिंगली वर्किंग कंडीशन ऐसी हो गई कि एक तो बहुत सारे आवर्स काम करना पड़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। उसके बाद मान लीजिए कोई वर्कर 4th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे काम कर रहा है और उसे अगर वॉशरूम तक को अवेल करना है, वॉशरूम तक की फैसिलिटी को अवेल करना है तो उसको 5 फ्लोर्स नीचे जाना पड़ेगा, उस फैसिलिटी को अवेल करना पड़ेगा, उसके बाद वापस वो अपने वर्क पे आ पाएगा। तो बहुत हार्ड लाइफ वर्कर लिव कर रहे थे, इस ग्रोथ के पीछे कहीं ना कहीं वर्कर्स दब रहे थे। तो ये उसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। और क्या क्या चीजें हुई सोशलिस्ट सोसाइटी में, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को बढ़ाया गया ताकि एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। एक और मेजर लिया गया जहां पे कोशिश की गई कि वर्कर्स और पीजेंट्स को मौका दिया जाए कि वो यूनिवर्सिटी में एंटर करें और थोड़ा बहुत अपने आप को नॉलेजेबल बनाए। क्रेचेस बनाए गए कि अगर फीमेल वर्कर्स चाहे काम करना तो उनके लिए वहां क्रेचेस बने, जहां पे अपने क्रेचेस बेसिकली क्रेच एक ऐसी जगह होती है इंडस्ट्रीज में जहां जो फीमेल वर्कर्स है वो अपने छोटे बच्चों को छोड़ सकती है, वहां उन बच्चों का ध्यान रखा जाता है और तब तक वो अपना काम
कर सकती है। तो ऐसे क्रेचेस भी बनाए गए ताकि फीमेल वर्किंग को थोड़ा सा एम्पावरमेंट दिया जा सके। पब्लिक फैसिलिटीज को, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को चीप किया गया। तो ये वो सब फैसिलिटीज थी जो सोशलिस्ट सोसाइटी में दी जा रही थी, जिसका सब लोग बेनिफिट अवेल कर रहे थे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो जो सब लोग वर्कर्स और पीजेंट सफर कर रहे थे हार्ड लाइफ वर्किंग एनवायरमेंट की। तो ये था हमारा सोशलिस्ट सोसाइटी, जिसके बारे में हम शुरू से बात करते आ रहे थे। तो इस तरह से प्लान्ड ग्रोथ तो चल रही थी, लेकिन एक एग्रीकल्चर में डिजास्टर चल रहा था, कलेक्टिवाइजेशन का, डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। इसको मैं डिजास्टर क्यों कह रहा हूं अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन। हुआ का कहानी क्या है कि 1927 से 28 के बीच में जो सप्लाईज हैं, ग्रेन की सप्लाईज हैं, वो क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं, गिर गई हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा एक काम करते हैं, प्राइसेस फिक्स कर देते हैं, इस प्राइसेस पे सब बेचेंगे तो सप्लाई मेंटेन हो जाएगी। प्राइसेस फिक्स कर दिए, पर जो पीजेंट्स थे वो उन प्राइसेस पे अपनी क्रॉप्स को बेचने को तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे, क्योंकि वो प्राइसेस बहुत लो थे और वो उस दाम पे अपना सामान बेचना नहीं चाहते थे। तो अब स्टालिन एक नए आए हैं। अब आप सोचेंगे स्टालिन कौन है, इनका नाम तो अभी तक नहीं सुना। तो हमारे जो अभी तक बोल्शेविक के लीडर थे लेनिन, उनकी डेथ हो गई है और उनकी जगह पे आ गए हैं अब स्टालिन। तो अब स्टालिन ने आते ही क्या किया, कुछ इमरजेंसी मेजर्स ले लिए, कुछ फर्म मेजर्स ले लिए हैं। इन्होंने सोचा कि जो ये प्रोडक्शन में कमी आ रही है, सप्लाईज में कमी आ रही है ग्रेन की, एग्रीकल्चर ग्रेन्स की, उसका रीजन क्या है, स्पेक्युलेशन। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, जिनको हम कुलक्स कहते हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने पास ग्रेन्स को स्टोर कर लिया, ये सोच के कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब हम इसको बेच करके ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो इन्होंने सोचा स्पेक्युलेशन को खत्म कर देते हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्शन की सप्लाई सही हो जाएगी। 1928 में पार्टी ने क्या किया, कुलक्स को रेड किया। मैंने बता दिया कुलक्स मतलब वो पीजेंट्स जो वेल टू डू हैं, जिनके पास अच्छी खासी लैंड है, अच्छा खासा फार्म है। तो इन्होंने कुलक्स को रेड किया, कईयों को पकड़ा भी, लेकिन इससे भी कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो स्टालिन ने सोचा एक नया तरीका, जहां पे उन्होंने सोचा कि फार्म्स को क्या कर देते हैं, कलेक्टिवाइज कर देते हैं, मतलब सारे फार्म्स को मिला देते हैं, स्टेट के कंट्रोल में ले लेते हैं और तब हम फार्मिंग कराते हैं, तो हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये आगे जाके एक बहुत गलत मेजर साबित होने वाला है। इन्होंने इसके पीछे रीजन दिया कि स्मॉल फार्म्स जो है, छोटे छोटी जो जमीनें हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन करना इजी नहीं है, उनपे मशीन्स लगाना, मॉडर्नाइजेशन करना इजी नहीं है। और जो बिग फार्म्स है, यानी जो कुलक्स के फार्म्स है, वो हमारे सपोर्ट में है नहीं, वो कहीं ना कहीं होर्डिंग ऑफ ग्रेन्स कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं और सारे फार्म्स को स्टेट के कंट्रोल में, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आते हैं और कलेक्टिवाइज फार्मिंग कराते हैं। अब इसकी प्लानिंग ऐसे बनी कि कलेक्टिवाइज फार्मिंग में पीजेंट क्या करेंगे, आएंगे, फार्मिंग करेंगे अपने कलेक्टिव लैंड पे और फिर अपना वो शेयर, जब प्रॉफिट आएगा तो उसका उनका शेयर उनको मिलता जाएगा। कलेक्टिव लैंड्स को बोला गया कुलखोज, कि सब लोग आएंगे, कुलखोज में प्रोडक्शन करेंगे, अपना शेयर लेंगे और चले जाएंगे। तो इससे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और सप्लाई भी मेंटेन हो जाएगी। लेकिन ये बात पीजेंट्स को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जो अपने लैंड में काम करता है, कलेक्टिव लैंड में काम करते वक्त उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक तो उनको उतना मिल नहीं रहा था जितना उनको चाहिए शेयर, दूसरा उनको दूसरे के लैंड में, कलेक्टिव लैंड में काम करते वक्त वर्कर्स जैसी फीलिंग आ रही थी। वही अपने लैंड पे काम करते वक्त एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है, तो इसलिए वो करने को तैयार नहीं थे। तो कई सारे पीजेंट्स ने रेजिस्ट किया कि भाई हमको ऐसे कलेक्टिव फार्मिंग आपके साथ नहीं करनी है, हमको हमारा लैंड दे दीजिए, हम अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जो स्टालिन थे, इन्होंने दिमाग में एक स्ट्रिक्ट रूल बना रखा था, तो इन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ सीवियर स्टेप्स लिए, बड़े बड़े फैसले लिए, कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया, कुछ लोगों को एग्जाइल में भेज दिया, कुछ लोग को शायद मार भी दिया। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने इसको थोड़ा सा आराम से रखा। जो पीजेंट्स वायलेंट फॉर्म में रेजिस्ट कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा आराम से अपनी बात रखी कि देखिए हम ना सोशलिज्म के खिलाफ है, ना आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना हमें कोई दिक्कत है, बस हमें अपने पर्सनल कुछ रीजन है जिस वजह से कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना है, हम नहीं करना चाहते, तो हमें हमारा लैंड दे दीजिए। तो कुछ लोगों को इन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप अपनी सेपरेट फार्मिंग कर सकते हैं, सेपरेट एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो लोगों को लगा कि भाई इस बात तो अच्छा हो गया, ये तो मान गए हमारी बात, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसे लोगों को ये नॉन सिंपैथेटिकली ट्रीट करने लगे, बुरी तरह से ट्रीट करने लगे, कोई सपोर्ट नहीं देते थे, जस्ट बिकॉज कि वो उनके कलेक्टिव फार्मिंग में साथ देने को तैयार नहीं थे। इतना सारा ड्रामा हो गया, इतना सारा सीन क्रिएट हो गया, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत दिमाग लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कहा था ये मेजर बहुत खराब साबित होने वाला है। उसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा नहीं, सप्लाई जो थी वो बढ़ी नहीं। इंस्टेड उसके अलावा क्या हुआ,
1930 से लेकर 1933 का सबसे बुरा हार्वेस्ट माना जाता है रशिया के टाइम्स में। तो बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 टू 1933 हुआ, जहां लगभग 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। ये कंसिक्वेंस निकला इनके कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का, इसलिए इस प्रोग्राम को पूरा पूरा फ्लॉप बनाते हैं। और इसका नाम क्या होगा प्रोग्राम का? स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो ये पूरा पूरा फ्लॉप रहा क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो गया, 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। इसके बाद ये क्या करते हैं, जो लोग इनके खिलाफ बोलने लगते हैं, लगभग 2 मिलियन लोगों को इन्होंने प्रिजन में डाल दिया है, एग्जाइल भेज दिया है, ये कह के कि ये सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ नहीं बोल रहे। इसके बाद कहीं ना कहीं यूएसएसआर की ग्रोथ होती है, जहां पे रशिया क्या करता है, एक सोवियत बनाते हैं, उसके हिसाब से ग्रोथ करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन पहले तो बढ़ता है पर बाद में धीरे धीरे वो कम होने लगता है, डी ग्रोथ में जाने लगते हैं और अंत तक आते आते यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो जाता है। और यहां पे हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश। तो ये जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन वाला पार्ट है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन वाला पार्ट है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके। सिविल वॉर का एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, और मोस्टली वो सब इसी पार्ट में कवर्ड है। तो इस पार्ट को एक बार 2 बार जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और समझते रहिए। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।